हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। ये आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज का तीसरा क्लास है। और अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले की दो क्लास आपने जरूर देखा होगा। अगर आपने वो दोनों क्लास को ना देखा हो तो आप उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि मैंने वहां तक आपको टोटल 50 एमसीक्यूज करवा दिया है और हर एमसीक्यू का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जैसा कि पहले ही मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में ही, कि ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसका सिर्फ ये टारगेट नहीं है कि आपको एमसीक्यूज बताना। मैंने देखा है नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एमसीक्यूज लर्न कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमसीक्यूज लर्न नहीं कर पाते हैं। तो मेरा इस जो एमसीक्यू सीरीज का टारगेट है वो ये है कि जो आपका 20 मार्क्स होता है पहले तो उसको कंफर्म करना है। दूसरा टारगेट ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चंस के चक्कर में भूल जाते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस के चक्कर में इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा टारगेट ये होगा कि आपको वो सारे कंसेप्ट्स भी कवर करवाना, जिससे जो हमारा 3 in 1 का जो टारगेट है, यानी 3 in 1 का जो हमारा स्लोगन है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। और कहीं ना कहीं जो हमारे 1 मार्क्स की थ्योरी आती है, सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। सेक्शन ई और एफ में भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो ए से डी तक में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी हो इसके पहले जो देखी हैं, और अगर नहीं देखी तो ये क्लासेस को थोड़ा आगे देख लेना, और आपको अगर अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये 3 चीजें आपकी तरफ से मेरे लिए हेल्प होगी। अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो जरूर ये सारी चीजें करेंगे, यानी सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी के असली मालिक कौन है? तो आपको पता होगा कि यही सेम क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। इसलिए देखो, मैंने कहा ना कि अगर आप लोग देख रहे हो तो कंटिन्यूस देखो, इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको सिमिलर लगेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि कंपनी के असली मालिक कौन है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। मैंने एक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। कौन सा कंसेप्ट था? ये रहा कि डिवेंचर व्यापार के लिए किस प्रकार की पूंजी है। तब उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी व्यवसाय में जो पूंजियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मालिकी पूंजी और दूसरा होता है उधार पूंजी। क्या कहा था मैंने? एक होता है मालिकी पूंजी और दूसरा कौन सा होता है? उधार पूंजी। क्लियर है? जब मालिकी पूंजी की बात करते हैं तो मालिकी पूंजी में बेसिकली दो चीजों का समावेश होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। लेकिन जब हम बात करते हैं उधार पूंजी की, तो उधार पूंजी में समावेश होता है डिबेंचर का, बॉन्ड का और सार्वजनिक डिपॉजिट का, बैंक लोन का। इन अलग अलग चीजों का समावेश होता है उधार पूंजी में। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर सवाल को हम वापस चलते हैं और अपने सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल पूछा कंपनी के असली मालिक कौन है, तो याद रखना है कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर वाले होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शेयर धारक कहते हैं। क्योंकि बाकी सारे जैसे हैं जो ऑप्शन है, जैसे नंबर ए है डिवेंचर धारक, तो डिवेंचर धारक तो हमारे हो गए उधार पूंजी वाले। साझेदार और लेनदार, तो लेनदार देखो हमारे कभी भी कंपनी के मालिक नहीं बनते हैं। और जहां तक साझेदार की बात है तो साझेदार कंपनी में नहीं होते हैं, वो होते हैं पीढ़ी में। क्लियर इतना? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? शेयरों पर आवक डैश जैसे और डिवेंचरों पर आवक क्या है? यानी जो शेयर पर आवक मिलती है उसका क्या नाम है और डिवेंचर पर जो आवक मिलती है उसका क्या नाम है? तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझा देता हूँ। जो शेयर पर आवक मिलता है उसे बेसिकली हम लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभांश कहते हैं, और हिंदी इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। और जो डिवेंचर पर आवक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं इंटरेस्ट। क्लियर है? ये दो ऐसे वर्ड है जो बेसिकली आपने सुना ही होगा, इसलिए मैंने आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझा दिया कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाभांश हो जाएगा और ब्याज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर धारक। तो ये वाले में ग्रीन वाले को हटा के मैं येलो वाला ही कर देता हूँ। ठीक है, वो कलर थोड़ा मुझे ज्यादा सही लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि चालू गुणोत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और हमें ये पूछा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है चालू गुणोत्तर में शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चालू गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है। तो चालू गुणोत्तर का फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति, चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। किसका? चालू गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या है? चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। अब हमें ये समझना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सी चीजें हमें यहाँ पे शामिल कर सकते हैं या हम यहाँ पे शामिल की जा सकती है, हम मतलब कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है देनदार। तो देनदार हमारा क्या होता है? चालू संपत्ति होता है। बिल प्राप्त, एक्चुअली ये होगा प्राप्त बिल या लेनी हुंडी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना गुजराती का जो कन्वर्जन किया था, इसी वजह से थोड़ा सा हिंदी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इनकी हिंदी है वो सही नहीं हुई हो पाई है।
तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की थी। पर क्या कर सकते हैं, लेनी हुंडी हो गया और स्टॉक हो गया। क्लियर है इतना? तो तीन चीजें, देनदार, लेनी हुंडी और स्टॉक, तो ये तीनों चीजें किसमें आती है, हमारे चालू संपत्ति में आती है। तो क्या हम इनका चालू गुणोत्तर में समावेश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये चालू संपत्ति है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। क्लियर इतना? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ख्याति कमी डैश डैश हो, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ख्याति में कमी हो। तो थोड़ा सा हम इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में, मान लेते हैं पिछले वर्ष में जो मेरी ख्याति थी, वो मेरी ख्याति थी 25,000 रुपए। कितनी थी? 25,000 रुपए। और चालू वर्ष में वही ख्याति है मेरा 20,000 रुपए। क्लियर है? पिछले वर्ष में कितना था? 25 था, चालू वर्ष में कितना है? 20 है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस साल कितना कम हो गया है? 5,000 रुपए जो है वो ख्याति क्या हुआ है? कम हुआ है। तो अगर 5,000 रुपए ख्याति कम हुआ, तो वही तो हमने पूछा कि कमी को हम क्या बोलेंगे, तो क्या ख्याति की बिक्री बोलेंगे? सवाल में कोई जानकारी नहीं दिया गया हो तो हम कभी नहीं मानेंगे कि ख्याति को हमने बेचा है। दूसरा पॉइंट है ख्याति की खरीद। अगर हमने खरीदा होता ख्याति तो कमी नहीं होती, तो उसके बदले में क्या होती है? वृद्धि होती। यानी 25 से हो सकता था 50 हो जाए, लेकिन यहाँ पे कम हुआ, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगला क्या लिखा गया? अपलिखित की गई ख्याति। तो याद रखना है कि जब भी ख्याति में कमी होता है और सवाल में कोई जानकारी ना दिया गया हो, तो हम उसको क्या मानेंगे? अपलिखित किया गया है मानेंगे। क्लियर है? ये आपका चैप्टर नंबर जो 6 है, रोकड़ प्रवाह पत्रक, उसका कंसेप्ट है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसमें भी आपको काम आएगा। ख्याति में कमी देखेगी तो आपको याद रखना है कि ख्याति में कमी का मतलब क्या है, कि हमने अपलिखित किया है। क्लियर इतना? चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी में कमी वृद्धि के समायोजन का प्रभाव कहाँ देंगे? सवाल में बोला है कि जो हमारा स्थिर पूंजी खाता पद्धति होता है, अगर उस पद्धति में हमारे हमारे जो खाता है पूंजी में कोई कमी या वृद्धि होता है, तो उसका असर हम कहाँ देंगे? तो थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसका जो मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में था। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन का नंबर नहीं याद है, लेकिन कल ही एक्सप्लेन किया था, ये मुझे याद है। यानी कि ये रहा, नहीं ये तो प्रवेश, ये रहा था ना, कि कल ही एक्सप्लेन किया था। अब देखो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि पूंजी खाता रखने की कितनी पद्धतियां होती है? 2 पद्धतियां होती है। पहला पद्धति का नाम हमारा क्या? स्थिर पद्धति। दूसरे पद्धति का नाम क्या हमारा? अस्थिर पद्धति। क्लियर है इतना? और आपने देखा होगा कि स्थिर पद्धति में हमारे पास 2 होता है, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। तो मैंने पूंजी खाता के सामने यहाँ पे डैश करके ये लिखा है कि अतिरिक्त पूंजी लाए या ले जाए, यानी पूंजी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है। किसमें? पूंजी में। याद रखना मैंने क्या कहा है, पूंजी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं? पूंजी खाता में लिखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बाजू में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे बाजू में ये लिखा है कि इसके अलावा, यानी यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है, इसके अलावा जो भी एंट्रीज होगी वो कहाँ जाएंगी? सीधा चालू खाता में। तो हम चलते हैं और अपने क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा है? स्थिर पूंजी खाता पद्धति में पूंजी में कमी वृद्धि। तो मैंने कहा ना, अतिरिक्त पूंजी लाए या ले जाए, ऐसा कोई भी पॉइंट आता है, अगर ऐसा कोई भी समायोजन आता है, उसका असर कहाँ होगा? तो उसका असर होगा पूंजी खाता में। और कौन से वाले? स्थिर पूंजी खाता में। क्लियर है इतना? तो पहली बात तो याद रखना है कि पूंजी खाता का कोई भी असर लाभानी खाता या वितरण में नहीं जाता है, एक्सेप्ट ये हो कि ब्याज और आहरण के ब्याज के बारे में बात की गई, यानी ये 2 खाता तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा पूंजी और चालू। और मैंने कहा कि पूंजी को छोड़ के, या पूंजी से जुड़ा हुआ पॉइंट छोड़ के बाकी सारी चीजें कहाँ आ जाती है? चालू खाता में आ जाती है। क्लियर इतना? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं 56 वाले पे। 56 में क्या लिखा है कि व्यवसाय की लाभ कमाने की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो लाभ कमाने की स्थिति पर निर्भर करता है? ये पॉइंट पूछा कि इनमें से कौन सा जो है वो लाभ कमाने की स्थिति पर निर्भर करता है। तो एक क्वेश्चन है, मैंने वो दूसरे वीडियो में या पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्टली मुझे नंबर क्वेश्चन का नहीं याद है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। अब पीछे चलने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली यहीं पे समझा देता हूँ कि लाभ कमाने की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आपको याद होगा ख्याति की परिभाषा है, ख्याति की परिभाषा यही है कि अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। यानी जो तुम्हारा लाभ है वही स्थिति जो दर्शाता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ख्याति। क्लियर है इतना? तो याद रखना है कि बेसिकली जो ख्याति है वो हमारे लाभ कमाने की
क्षमता दर्शाती है। क्लियर इतना? और ये जो ख्याति वो हमारे लाभ कमाने की स्थिति पर निर्भर करता है। तुम जितना ज्यादा लाभ कमाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे व्यवसाय का क्या बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगा। अब संपत्ति विनियोग दायित्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इस वजह से प्रॉपर याद रखना होगा कि लाभ कमाने की स्थिति से कभी भी हमारा संपत्ति घटता बढ़ता नहीं है। विनियोग जो डिपेंड करता है वो लाभ कमाने पर डिपेंड नहीं करता। अगर हमें जरूरत है तो विनियोग करेंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। और दायित्व की बात करते हैं तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर अगला है साझेदारी का पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है। तो याद रखना है, साझेदारी का पुनर्निर्माण का वर्ड का मतलब पूछा है तो मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं पुनर्निर्माण की तो बेसिकली पुनर्निर्माण जो है ना वो 3 तरीके का पॉसिबल है। ठीक है, व्यवसाय में पुनर्निर्माण कितने तरीके का पॉसिबल है, 3 तरीके का। और वो 3 तरीके क्या है तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। अब वो 3 तरीके क्या है तो वो मैं समझा देता हूँ। पहला है लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन। पहला क्या है, जो पुराने साझेदार है, यहाँ पे हिंदी में इन्होंने लिखा है निरंतर साझेदार, तो निरंतर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा चालू साझेदार। जो कन्वर्जन किया है, कन्वर्ट किया है गुजराती से इंग्लिश वाले, सॉरी गुजराती से हिंदी में, उसकी वजह से ये वर्ड जो है निरंतर लिख दिया है। पर याद रखना है कि चालू साझेदार के बीच लाभ या हानि के प्रमाण में परिवर्तन हो तो उसकी वजह से हो सकता, उसको हम बोलेंगे पुनर्निर्माण। दूसरा, साझेदारी पेढ़ी में कोई नया साझेदार आए। और तीसरा की साझेदारी पेढ़ी में से कोई साझेदार निवृत्त या उसकी मृत्यु हो जाए। क्लियर है? यानी 3 बात याद रखनी है। लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन, पहला पॉइंट क्या है, लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन। दूसरा है नए साझेदार के प्रवेश। और तीसरा है निवृत्ति या मृत्यु। क्लियर है? ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इसी वजह से जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि पुनः मूल्यांकन के कारण उत्पन्न हुई लाभ या और हानि साझेदार के खातों में किस अनुपात में स्थानांतरित करते हैं। तो याद क्या रखना है कि जब भी हम पुनः मूल्यांकन की बात करते हैं तो बेसिकली पुनः मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे पुराने साझेदार है, ध्यान से सुनना, हमारे जो पुराने साझेदार हैं ये उनकी मेहनत है। तो पुराने साझेदार की मेहनत के कारण व्यवसाय को, यानी व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं या दायित्व हैं, उनकी कीमत में कमी हुई है या उनकी कीमत में वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या कहा मैंने, उनकी कीमत में कमी हुई है या उनकी कीमत में वृद्धि हुई है, हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि पुनः मूल्यांकन का कारण क्या होता है कि जब हम कोई साझेदार लेकर आते हैं या कोई साझेदार छोड़ के जाता है, दोनों ही केस में हम ये जानना चाहते हैं कि जो पुराने साझेदार थे, जिन लोगों ने इतने समय तक मेहनत किया, इनकी मेहनत के कारण कि जो संपत्तियां हैं, ठीक है, क्या इनकी मेहनत के कारण जो संपत्तियां हैं उनकी कीमत में कमी हुई है या वृद्धि हुई, उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब हम पुरानी चीजों की कमी या वृद्धि की बात करते हैं तो मैंने आपको समझाया है कि जो पुरानी चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना, पुरानी जो चीजें होती हैं उसको हमेशा हम पुराने अनुपात में बांटेंगे। कौन से अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। कौन सा पुराना अनुपात, लाभ हानि का पुराना अनुपात। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं लाभ और हानि। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि पुरानी चीजें हमेशा हम पुराने लाभ हानि के अनुपात में ही बांटेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पुराने लाभ हानि अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वसूली खाते का प्रकार क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि वसूली खाते का प्रकार क्या है। इसका ज्यादातर आंसर जो है ना बच्चे लगाते हैं वो संपत्ति लगाते हैं। क्या लगाते हैं, संपत्ति। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपज खर्च। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा उपज खर्च। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है कि जो वसूली खाते का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, उपज खर्च। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना ये इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ज्यादातर बच्चे जो है ना वो संपत्ति लगाकर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करो, मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ। देखो इसीलिए देखो मैंने पहले ही कहा, मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो इस तरह से बताऊंगा कि आपका जो नॉलेज है वो 100% इंक्रीज हो, प्लस आपके मार्क्स भी उसी प्रकार से इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, मैंने जैसा कहा कि ज्यादातर बच्चे जो है वो इस संपत्ति लगा देते हैं। वो इसलिए संपत्ति लगा देते हैं कि कहीं ना कहीं वसूली खाते में हम संपत्ति और दायित्वों का निपटारा करते हैं, इस वजह से वो लोग संपत्ति लगा देते हैं। लेकिन आपको याद रखना कि यह संपत्ति दायित्व का निपटारा करने के लिए बनाया जरूर जाता है, लेकिन इसका जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है, हमें ये चेक करना होता है कि इनको बेचने और चुकाने से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया है, क्या लिखा गया है, ऊपर के अनुसार विसर्जन के हिसाबी असर देने के लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है और वसूली खाता के लाभ, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, वसूली खाता के लाभ या हानि का वितरण साझेदारों के बीच होता है, इसलिए वह उपज खर्च खाता का एक प्रकार गिना जाता है।
क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि जो वसूली खाता है वो उपज खर्च खाते का ही एक प्रकार गिना जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपज खर्च खाता। क्लियर है इतना? तो अभी आगे बढ़ते हैं और अगला है कि कितनी किस्तों में एक कंपनी प्रति शेयर राशि मंगा सकती है। यानी पूछा है कि अधिक से अधिक हम कितनी किस्तों में मंगवा सकते हैं। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूं कि अधिक से अधिक जो है वो 3 किस्तें मंगवा सकते हैं। कितनी किस्तें मंगवा सकते हैं? अधिक से अधिक 3 किस्तें। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी आज की क्लास में 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आज 10 ही बताऊंगा, मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब ये कहा कि 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने 10 क्वेश्चन तक देखा और अगर आपको क्लास अच्छा लगा, समझ में आया, तो आपको क्या करना है? आपको दो चीजें, तीन चीजें करनी है। क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले। अगर लाइक ऑलरेडी कर दिया तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे टोटल 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम इसलिए रखा है ताकि उन्हें कोई कंटेंट पढ़ने में तकलीफ ना हो, ढूंढने में तकलीफ ना हो। हालांकि आप चाहें तो इंग्लिश वाले चैनल पे जा सकते हैं और वहां पे बहुत सारी चीजें मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हैं और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा जो मुकाम है वो शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है कि डिबेंचर प्रकाशित करते समय दिया गया छूट कंपनी के लिए क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिबेंचर प्रकाशित करते समय दिया गया छूट कंपनी के लिए क्या है? तो अब सुनो, यहाँ पे छूट का मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कोई सामान 100 रुपए का है, अगर आप किसी को 90 रुपए में देंगे, ध्यान से सुनना, 100 का सामान था, आपने 90 में दिया, यानी 10 रुपए आपने क्या किया? कम लिया। तो ये जो रकम हम कम लेते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल भाषा में छूट कहते हैं। तो ये छूट आपके लिए क्या होगा? छूट आपके लिए क्या हो जाएगा? 4 चीजें दिया, हानि, संपत्ति, ऋण या आय। तो आय तो किसी कीमत पे नहीं होगा, संपत्ति भी नहीं होगा, ऋण क्यों का होगा? आप किसी से उधार थोड़ी ले रहे हो, तो उल्टा आप अपना नुकसान कर रहे हो, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्लियर है? तो डिबेंचर प्रकाशित करते समय दिया गया हानि जो होता है वो आपका क्या होता है? सॉरी, छूट क्या होता है? वो आपका हानि होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस रीड को या किस पॉइंट को, ऐसा होना चाहिए कि किस पॉइंट को, यानी जो निम्न में से कौन सा मुद्दा ऐसा है जो चालू गुणोत्तर के लिए नहीं लिया जाता है? तो सबसे पहले जब भी ऐसा पॉइंट आता तो मैंने क्या कहा कि पहले क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर लिया करो। यहाँ पे लिखा है चालू गुणोत्तर के लिए नहीं लिया जाता है, तो चालू गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या है? अभी ऊपर एक सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, तो सेम वही आपको करना है। इसका फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। क्लियर है? ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो जानकारी दिया गया है क्या इसमें उनका इंक्लूजन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है? चालू दायित्व, यानी इसको हम ले लेंगे गुणोत्तर में। देनी हुंडी, ये भी हमारा चालू दायित्व, इसको भी ले लेंगे। उसके बाद लेनदार होते, ये भी हमारा चालू दायित्व, इसको भी हम ले लेंगे। फिर अगला है व्यय। व्यय का मतलब यहाँ पे खर्च से है। ठीक है, तो क्या हम कहीं भी संपत्ति या दायित्व में खर्च लेते हैं? हाँ, अगर यहाँ पे लिखा रहता है चुकाना बाकी खर्च या अग्रिम चुकाया खर्च तो हम जरूर सोचते, लेकिन सिर्फ क्या लिखा है? खर्च लिखा है। तो याद रखना, अगर सिर्फ खर्च लिखा है तो वो हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यय या खर्च। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि साझेदारी करार में कोई प्रावधान नहीं है तो किस अनुपात में लाभ या हानि भागीदारों के बीच साझा किया जाएगा? यानी साझेदारों के बीच में कौन से अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और जानकारी बता देता हूँ कि साझेदारी 1932 अधिनियम के तहत, ध्यान से सुनना, साझेदारी 1932 अधिनियम के तहत यहाँ पे कुछ बातें की गई है और वो क्या किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। एक है पूंजी, दूसरा है आहरण। ठीक है, और उसके बाद है इन दोनों का ब्याज, उसके बाद है लोन, लोन का ब्याज, उसके बाद है वेतन, बोनस, कमीशन और है पारिश्रमिक। उसके बाद है लाभ हानि का बंटवारा। ठीक है, ये कुछ बातें की गई हैं, ध्यान से सुनना।
साझेदारी 1932 के अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि अगर साझेदारों के बीच में कोई करार नहीं किया गया हो, ध्यान से सुनना, साझेदारों के बीच में कोई करार नहीं किया गया, कोई प्रावधान ना किया गया हो, तो जैसा हम कहते हैं वैसा आपको मानना पड़ेगा। यानी 1932 अधिनियम में जैसा कहा गया है वैसा हमें मानना पड़ेगा। तो अधिनियम में क्या कहा गया है कि पूंजी और आहरण पर ब्याज ना वसूला जाएगा ना दिया जाएगा। क्लियर है? पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज ना वसूला जाएगा और ना दिया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर करार में कुछ नहीं कहा गया है तो वेतन, बोनस, कमीशन और पारिश्रमिक जैसा कोई पॉइंट आपको लाने की जरूरत नहीं है, यानी पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब ये तीन तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, तो मेन आपको जो याद रखना है वो यही 2 पॉइंट याद रखना है। अब ये 2 पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट देख लेते हैं कि अगर कहीं बात नहीं किया गया है तब भी हमें लोन का ब्याज चुकाना पड़ेगा, और वो कितना चुकाना पड़ेगा, तो वो है 6%। तो एक ये आंसर याद रखना है। दूसरा, लाभानी का बंटवारा के बारे में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी जानकारी ना दी गई हो तो हम हमेशा कौन से अनुपात में बांटेंगे, समान भाग में। कौन से अनुपात में, समान भाग में। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका मेन पॉइंट है। तो अब इसमें देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में लिखा है पूंजी के अनुपात में बिल्कुल नहीं, त्याग के अनुपात में बिल्कुल नहीं। तीसरा है सी, समान अनुपात में, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समान अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारी सवाल या ये सारे पॉइंट मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई भी एमसीक्यू अगर आपको आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अधिक लाभ का सूत्र क्या होता है। तो अधिक का मतलब जो तुमने सोचा था उससे ज्यादा कमा गए। अधिक का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने कुछ सोचा और उससे ज्यादा कमा गए। जैसे तुम सोचे थे कि तुम्हारे बोर्ड में 80 आ जाएंगे और आगे 85, राइट? तो इसका मतलब अधिक आ गया कि नहीं आ गया। तो तुमने सोचा कितना था, 80, आ गया कितना, 85। इसका फॉर्मूला क्या है कि भाई अपेक्षित लाभ से ज्यादा तुम्हारा क्या हो, औसत लाभ हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। क्लियर है? और अपेक्षित कम है, औसत ज्यादा है, तभी तुम्हारा फॉर्मूला बना औसत माइनस अपेक्षित। गलती से भी ये वाला टिक मत कर देना, अपेक्षित माइनस औसत। ओके, यहाँ इसका मतलब ये है कि औसत कम है और अपेक्षित ज्यादा है। तुमने सोचा ज्यादा और तुम्हारा आया कम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी टिक मत करना। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर देखते हैं क्या है। आमतौर पर साझेदारी पेढ़ी का पुनर्निर्माण होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है और बोला है कि भाई साझेदारी का निर्माण क्यों होता है। ऑप्शन में लिखा है कि मौजूदा भागीदारों के लाभ के लिए, ध्यान से सुनना, आमतौर पर साझेदारी पेढ़ी का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है, मौजूदा भागीदारों के लिए लाभ, भागीदारों के लिए कोई लाभ नहीं, या मतलब लाभ हानि नहीं। तीसरा, मौजूदा भागीदारों के लिए नुकसान, और उसके बाद है डी, दिए गए में से कोई लाभ नहीं। क्लियर है इतना? अगर हम बात करते हैं कि अगर इनके प्रमाण में कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है, मतलब कोई भी परिवर्तन होता है तो क्या होगा। तो अभी यहाँ पे पढ़ो भाई, अगर किसी भी प्रकार का हमने पुनर्गठन किया है तो किसी न किसी को नुकसान तो होगा ही होगा। इसलिए जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, जो चालू साझेदार होंगे यानी मौजूदा भागीदार होंगे उनको क्या होगा, नुकसान होगा। क्लियर है? इट मे बी पॉसिबल कि अगर निवृत्त हो तो लाभ होगा, लेकिन हम निर्माण की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, मौजूदा भागीदारों के लिए नुकसान। ठीक है, फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, अगला पॉइंट लिखा है कि एक्स, वाई और जेड एक पीढ़ी के साझेदार हैं यानी भागीदार हैं, और वाई निवृत्त हो रहे हैं, तो शेष भागीदारों के लिए नया लाभानी गुणोत्तर होगा। अब पूछा है कि शेष का आंसर क्या होगा, शेष का लाभानी गुणोत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा कि एक्स, वाई, जेड 3 लोग हैं, अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब पूछोगे सर ये कहां से आपने लिखा, तो सवाल में इनके अनुपात के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, और अभी मैंने तुम्हें बताया इस सवाल में लाभानी के बारे में कोई जानकारी ना दिया गया हो तो हम क्या मान लेंगे, हम समान मान लेंगे। अभी मैंने समझाया, तो यहाँ पे भी मैं क्या मान लूंगा, समान, कि तीनों का जो लाभानी का अनुपात है वो क्या है, समान है। अब क्वेश्चन में बोला है कि वाई निवृत्त होता है, कौन निवृत्त हो रहा है, वाई। तो मैं यहाँ पे इसको डब्बा बना लेता हूँ कि भाई कौन निवृत्त हो रहा है, वाई निवृत्त हो रहा है। अब वाई निवृत्त हो रहा है तो शेष कौन बचेगा, एक्स और जेड। अब पूछा है इनका लाभ हानि का प्रमाण क्या होगा, तो इनके नए के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, तो हम ऐसा मान लेंगे नए के बारे में जानकारी नहीं दिया गया, तो ये अपने पुराने वाले को कंटिन्यू करेंगे। तो पुराना वाला क्या है, 1 अनुपात 1, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अनुपात 1। क्लियर है इतना? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन में लिखा है कि आवश्यक संशोधनों के बाद, ध्यान से सुनना, आवश्यक संशोधनों के बाद भारत सरकार ने डैश 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 वर्ष में नई कंपनी अधिनियम को शामिल किया है। अब पूछा है कि जब संशोधन हुआ ना तो उसके बाद कौन से वर्ष में नया वाला कंपनी अधिनियम बना था। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 3 ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें अपने अक्सर देखा हुआ लिखा है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, यानी हमारा जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, 2013। याद रखना है 2056 बोल रहा, 1956 है, ये हमारा पहले था। ठीक है, ये हमारा क्या था,
पहले था, और अब कौन सा है, अब है 2013। क्लियर है इतना? ये हमारा नया वाला है और ये हमारा पुराना वाला है। 2010 और 2012 में कुछ भी नहीं हुआ था, तो इसको इग्नोर करना है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में क्या लिखा है कि किस प्रकार के डिबेंचरों को शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। पूछा है कि किस प्रकार के शेयरों को, सॉरी, किस प्रकार के डिबेंचरों को शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल 4 नाम लिखा, बियरर, परिवर्तनीय, पंजीकृत और सूचीबद्ध। कितने नाम है इसमें? यहाँ पे 4। बेरर यानी बियरर, परिवर्तनीय, पंजीकृत और सूचीबद्ध। अब ये सूचीबद्ध क्या होता है? रुक जाओ तो मैं थोड़ा इसका ढंग से नाम देख लेता हूँ हिंदी में क्या है। एक मिनट। यहाँ पे जो सूचीबद्ध लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में ये है पंजीकृत। क्या है? पंजीकृत, और जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड। तो इनके बारे में मैं थोड़ा तुम्हें जानकारी देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहला पॉइंट है बियरर या बेरर भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है? बेरर। दूसरा नाम नहीं, एक्चुअली बेरर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अब ये बेरर का मतलब क्या है? बेरर में याद रखना, इसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा रहता है, जिसके पास कूपन होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? जिसके पास कूपन होता है, ब्याज उसका, ब्याज उसका। यानी कि अब इसमें आपको एक और याद रखना है, एक और एमसीक्यू इसका बनता है, कौन से डिबेंचर के साथ कूपन दिया जाता है। तो आपको आंसर याद रखना है, बेरर डिबेंचर के साथ कूपन दिया जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगला है परिवर्तनीय। क्या लिखा है? परिवर्तनीय। तो परिवर्तनीय का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर जिनको हम आसानी से शेयर में बदल सकते हैं। क्लियर है? और उसके बाद है पंजीकृत, यानी सॉरी, पंजीकृत दिया हुआ था यार, तो सूचीबद्ध कौन सा हो जाए? लिस्टेड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इंग्लिश में लिस्टेड है तो पंजीकृत ही होगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लो आप। ये ऑप्शन में शायद मेरा जो गुजराती वाला है उसमें मेरा ध्यान से देखा नहीं है। तो आपको बेसिकली आंसर याद रखना है कि इसका आंसर हमारा क्या है? परिवर्तनीय है। अब ये जो 4 एमसीक्यू है, अब देखो, कभी कभी ऐसा होगा, इट मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ वर्ड्स कंफ्यूजन करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके जो पेपर आपको मिलता है उसमें आपको तीनों लैंग्वेज का पेपर मिलेगा, हिंदी का, इंग्लिश का और गुजराती का। तो आप पेज पलट के उनके दूसरे मीनिंग वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होता है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आपको थोड़ा मोड़ा डाउट लगने लगे, आप सीधा कौन सा पेपर देखा करें? गुजराती वाला। तो गुजराती वाले पेपर में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। इवन मेरे पास कुछ पेपर ऐसे भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा। अगर आपको देखना होगा तो आप बता देना, मैं आपको दिखा दूंगा। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने दिखाया भी था कि जो वार्षिक हिसाब आया था, वार्षिक हिसाब में एक रकम था 2000 रुपए का, वो 2000 रुपए नहीं लिखा हुआ था, लेकिन गुजराती वाले और इंग्लिश वाले में वो रकम लिखा हुआ था, और दोनों का टोटल इसीलिए मैच नहीं किया था काफी सारे बच्चों का। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? परिवर्तनीय डिबेंचर। क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं खफा करते हैं। अगला है कि खरीद कीमत क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा है, पहले ही बोल दिया भाई खरीद कीमत निकालो। अब खरीद कीमत निकालेंगे, बात सही है, लेकिन क्या क्या हमें दिया गया पहले वो देख लेते हैं। तो हमें सवाल में दिया प्रारंभिक माल का स्टॉक, यानी प्रारंभिक स्टॉक दिया गया है, अंतिम स्टॉक दिया गया है, और साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है? बिक्री दिया गया है। 3 जानकारी दिया, प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और बिक्री। और यहाँ पे हमने लिखा सकल लाभ गुणोत्तर। क्या दिया? सकल लाभ गुणोत्तर। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे जानकारी दिया गया है उसके आधार पे हम थोड़ा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब खरीद कीमत पूछा है, खरीद मतलब परचेज, ठीक है। अब लाभ गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखते हैं। सकल लाभ बटे में बिक्री गुणे 100। क्या होता है फॉर्मूला? सकल लाभ बटे में बिक्री गुणे 100, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब सकल लाभ बटे में बिक्री गुणे 100 लिखेंगे तो क्या क्वेश्चन में हमें कहीं सकल लाभ दिया गया है? बिल्कुल नहीं। और ये फॉर्मूला किसका है? सकल लाभ का गुणोत्तर का। तो यहाँ पे मैं सकल गुणोत्तर लिख देता हूँ, पूरा नाम मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आप इसको समझ जाना कि हम किसकी बात करें, सकल लाभ गुणोत्तर की बात करें। तो यहाँ पे हमें सकल लाभ नहीं दिया गया है, लेकिन हमें सकल लाभ का गुणोत्तर कितना दिया है? 20% दिया है। सकल लाभ हमें नहीं दिया तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। और बिक्री हमें कितना दिया गया? 15 लाख रुपए दिया। कितना दिया गया है? 15 लाख रुपए। और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100, 1 2, यानी 1 2 0 कैंसिल हो गया। तो 15,000 गुणे 20 करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है? सकल लाभ। तो 15,000 गुणे 20 करो और देखो क्या आता है। तो यहाँ पे 15,000 गुणे 20 करोगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 0, इसका मतलब ये होगा 3 0 नहीं, 15 दूना 30, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और है, यानी 4 0, यानी 3 लाख रुपए हो जाएगा। एक्चुअली में कितना हो जाएगा? ये
3 लाख रुपए। क्लियर है? तो हमारा सकल लाभ जो है वो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए आ जाएगा। तो हमें एक आंसर मिल गया, हमें सकल लाभ मिल गया है। अभी थोड़ा समझना इसको, हमें सकल लाभ तो मिल गया, लेकिन क्या हमें सकल लाभ की जरूरत है? तो हमें जरूरत है खरीद कीमत की, यानी हमें सकल लाभ की जरूरत नहीं है। लेकिन सकल लाभ मिलने की वजह से मेरा एक काम आसान हो गया। अब मुझे पता है सकल लाभ का एक और फॉर्मूला होता है, सकल लाभ बराबर बिक्री माइनस बेचे माल की लागत। ध्यान से सुनना, ठीक है? सकल लाभ बराबर क्या होता है, बिक्री माइनस बेचे माल की लागत। और हमें सकल लाभ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारा होगा 3 लाख रुपए। बिक्री हमें सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 लाख रुपए। और यहाँ पे सकल, ये जो पूरा पॉइंट लिखा है बेचे माल की लागत, इसको मैं ए लिख देता हूँ। तुम कभी ऐसा मत करना, तुम पूरा नाम लिखना। मैं वक्त बचाने के लिए, वक्त मतलब क्या है कि आपका किसी ऐसे पॉइंट में टाइम वेस्ट ना करो जो आपको पता है, या ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, आप नहीं जानते हो। ठीक है, ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको पता है कि आपको कभी भी एग्जाम में आप ऐसे शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बस समझा देने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 15 लाख माइनस ए हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझो, अगर ये माइनस वाला जो है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस वाला है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 3 लाख। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 12 लाख। यानी कि बेचे माल की लागत क्या मिल गया है, 12 लाख। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या मिला, बेचे माल की लागत। मेरा क्वेश्चन है, क्या हमें बेचे माल की लागत पूछा था? तो बिल्कुल नहीं, हमें पूछा था खरीद कीमत। यानी अभी भी हमें आंसर नहीं मिला इतना सॉल्यूशन करने के बाद भी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी 4 नंबर 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। और आपको मैं सीरीज वाइज फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूलाज कैसे समझना है, कैसे याद रखना है। आपको पूरा रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बेसिक सब पकड़ के रखो। ठीक है, तो अभी अगला में पढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे बेचे माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है, खरीद। बेचे माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है, खरीद प्लस, नहीं खरीद नहीं होता, सॉरी गलती कर दी मैंने। फॉर्मूला क्या होता है उसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है प्रारंभिक स्टॉक। क्या होता है, प्रारंभिक स्टॉक, फिर होता है खरीद। ठीक है, प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीद और माइनस अंतिम स्टॉक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, अब हमें क्या क्या जानकारी दिया गया है, तो हमें प्रारंभिक स्टॉक दिया है 2 लाख रुपए, हमें खरीद नहीं दिया तो मैं फिर से खरीद को ए लिख देता हूं। और हमें अंतिम स्टॉक भी कितना दिया है, 2 लाख रुपए। और ये हमें यहाँ पे बेचे माल की लागत हमने अभी निकाला था, वो कितना निकाला था, 12 लाख रुपए। क्लियर है इतना? अब थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो ये है प्लस में 2 लाख और ये है माइनस में 2 लाख। मैथ पढ़ते हो, आपको पता है ये प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। यानी ए इज इक्वल टू आपका क्या आ गया है, ए इज इक्वल टू आ गया है 12 लाख रुपए। यानी आपका जो खरीद कीमत है वो कितना आ गया, 12 लाख रुपए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 लाख रुपए। क्लियर है इतना? तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना और ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में क्या है। ओके, चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लाभ और हानि वितरण खाते का जमा बाकी का अर्थ है। लाभ और हानि वितरण खाते का जमा बाकी का अर्थ क्या होता है, यानी डैश डैश डैश, यही पूछा है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। देखो हमारे पास टोटल कितने खाते बनते हैं, हमारे पास बनते हैं टोटल 5 खाते। जब भी हम वार्षिक हिसाब बनाते हैं हमें टोटल कितने खाते बनाते हैं, 5। पहला है वो होता है आपका व्यापार खाता, व्यापार खाता। फिर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो इसलिए मैं सारे बता दे रहा हूँ। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, पूंजी या चालू खाता, और लास्ट में आपका बनता है आर्थिक चिट्ठा। लास्ट में क्या बनता है, आर्थिक चिट्ठा। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, कभी भी आर्थिक चिट्ठे में डिफरेंस नहीं आता है, यानी इसमें दोनों पक्ष हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते। तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंस सिर्फ इन्हीं 4 में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापार खाते का। तो व्यापार खाते में जो डिफरेंस आता है उसको या तो बोलेंगे सकल लाभ, क्या बोलेंगे, सकल लाभ, या तो बोलेंगे सकल हानि।
अब सवाल ये है कि कौन से को लाभ बोलेंगे और कौन से को हानि बोलेंगे, इसका भी मैं निराकरण मतलब इसका भी मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, निराकरण जिसको कहते हैं। याद रखना है ये जमा पक्ष वाले का डिफरेंस है और ये उधार पक्ष वाले का, ठीक है। अगर जमा में डिफरेंस होगा तो लाभ बोलेंगे और उधार में डिफरेंस होगा तो हानि बोलेंगे। और उसी तरह से हमारा अगला है लाभ हानि खाता। अगला क्या है? लाभ हानि खाता। तो बस सकल के बदले में यहाँ पे क्या कर दोगे? शुद्ध कर दोगे, ठीक है। शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, क्लियर है। उसके बाद अगला है लाभ हानि वितरण खाता। क्या है अगला? लाभ हानि वितरण खाता। तो सेम वही होगा, अगर जमा साइड का है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वितरण पात्र लाभ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वितरण पात्र हानि, क्लियर है। और यहाँ पे जो जमा से सुधार से हो तो उसको जमा से सुधार से ही बोलते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मेन आपका यही तीन है जो इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लाभ और हानि वितरण खाते का जमा बाकी का अर्थ क्या? तो जमा बाकी का मतलब जमा साइड का टोटल ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं वितरण पात्र लाभ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वितरण पात्र लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर वितरण पात्र लाभ। ओके, तो चलते हैं अभी आगे अगले पॉइंट पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पुनः मूल्यांकन तैयार किया जाता है जब, यानी इन चार में से चार ऑप्शन आपको दिया और पूछा है इन चारों में से कौन सी परिस्थिति में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। तो चारों सिचुएशन को पढ़ो और ध्यान से समझो, इनमें से कौन सी परिस्थिति में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है साझेदारी पीढ़ी शुरू होती है। पहला क्या बोला है? साझेदारी पीढ़ी शुरू होती है। तो शुरू होते टाइम क्या हम कभी पुनः मूल्यांकन करेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी शुरू तो किया है, अभी जब शुरू ही नहीं करते हैं, मतलब शुरू में ही है तो पुनः मूल्यांकन करना शुरू कर दोगे तो कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा है साझेदारी पेढ़ी बंद हो जाती है, और जब पेढ़ी बंद हो गई तो वसूली खाता, अरे वसूली बोल रहा हूँ, पुनः मूल्यांकन करके फायदा ही क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है कि साझेदारी पेढ़ी की स्थिति बदल गई। स्थिति बदलने का मतलब जैसे पेढ़ी से मान लो कंपनी बदल गई, तब हम पुनः मूल्यांकन खाता नहीं बनाते हैं। फिर अगला है साझेदारी पेढ़ी का पुनर्निर्माण। तो याद रखना है जब पेढ़ी का पुनर्निर्माण होता है तब हम बनाते हैं पुनः मूल्यांकन खाता, क्लियर है। अब पुनर्निर्माण क्यों होता है उसके तीन कारण है जो हमने इसके पहले वाले एमसीक्यू में कवर अप किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुनर्निर्माण क्यों किया जाता है। तो पुनर्निर्माण करने के टोटल कितने कारण है? 3 कारण है। तो वो हमने कब डिस्कस किया था? अभी कुछ देर पहले, ये रहा। 3 कारण से लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन हो, नए साझेदार का प्रवेश हो और पुराने साझेदारों में से किसी की निवृत्ति या मृत्यु हो, क्लियर है इतना। तो ये है हमारे 3 कारण, और इन्हीं 3 कारणों के मतलब इन्हीं 3 कारणों की वजह से हम क्या बनाते हैं? पुनः मूल्यांकन खाता बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय, ध्यान से सुनना, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय साझेदार की कुल बकाया राशि डैश 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 में से घटाया जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको थोड़ा वापस समझो। लिखा है कि साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय, यानी जब किसी साझेदार की निवृत्ति होती है या मृत्यु होती है उस समय साझेदार की कुल बाकी राशि में से, जो कुल रकम बचा है उसमें से इनमें से क्या घटाया जाता है। थोड़ा क्वेश्चंस का जो है ना स्ट्रक्चर है, यानी जो लिखने का तरीका हुआ है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो आपको हिंदी में जब वो लोग प्योरली हिंदी में लिख के देंगे तो हो सकता है बहुत आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन मान लो अगर इसी तरह से लिखा गया, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। मैंने कहा शुरू में आपको कह दिया कि लैंग्वेज में जो है परिवर्तन करने की वजह से, गुजराती से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ओके। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु होती है तो उसमें से निम्न में से कौन सा पॉइंट है जो घटाया जाता है। तो कुल जो रकम बचता है उसको हम, पता है हम किस रूप में रख लेते हैं? लोन के तौर पे रख लेते हैं, राइट। ये लोन के तौर पे क्यों लेते हैं, मतलब लोन के तौर पे क्यों रख लेते हैं? क्योंकि ये पैसा हमें देना है। हमें का मतलब पीढ़ी को, ठीक है, पीढ़ी को देना है। और ये पीढ़ी किसको देगी? पीढ़ी देगी साझेदार को, क्लियर है इतना। अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा पॉइंट घटाया जाता है। तो सबसे पहला है पीढ़ी को दी लोन। अगर साझेदार ने पीढ़ी को लोन दिया है तो उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर हमें ही पैसा चुकाना है और साझेदार ने हमको लोन दिया है तो इसको तो जाके हम फिर से क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। याद रखना पीढ़ी की दी लोन हमेशा क्या, मतलब पीढ़ी को दी लोन हमेशा क्या हो जाएगा? इसी रकम में, यानी इस वाली ही रकम में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर दूसरा है चालू खाते के उधार शेष का ब्याज। इसको अभी रहने दो, आंसर हमारा यही है। मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर यही है, लेकिन थोड़ा बाकी समझ लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ इसको। फिर अगला है पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज साझेदार को मिलता है,
साझेदार को मिलेगा तो उसका लोन और बढ़ जाएगा, मतलब उसका पैसा और बढ़ जाएगा, यानी ये भी हम क्या कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे। फिर अगला है पेढ़ी को दी लोन पर ब्याज। जब लोन प्लस होता है तो लोन का ब्याज भी क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी चालू खाते के उधार शेष का ब्याज। जो उधार शेष होता है, उधार शेष का मतलब ये है कि साझेदार ने पैसा ज्यादा निकाल लिया है और जब ये उसका ब्याज देगा कि चुकाएगा, पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी जो साझेदार होता है वो उधार शेष का जो ब्याज है वो क्या करता है, चुकाता है। क्लियर है? वो क्या करता है, ब्याज चुकाता है। तो ब्याज चुकाए या ना चुकाए, हम क्या करेंगे, हम उसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि लास्ट जब निवृत्त हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, मर रहा है, तो मरने के टाइम पे थोड़ी आके पैसा चुकाएगा। तो हम खुद ही क्या कर लेंगे, जो कुल बकाया राशि होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लाभांश और अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रेफरेंस शेयरों का अधिकार है। 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, राइट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल। तो आपको याद होगा मैंने इसके बारे में पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो चलते हैं थोड़ा पिछली क्लास को हम वापस रिमाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये पॉइंट मैंने कहाँ एक्सप्लेन किया था। इन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया था। थोड़ा सा 1 सेकेंड इंतजार करो। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा, हाँ ये रहा। देखो, संचयी वापस करने, तो हिंदी में ज्यादा लिख दिया गया है, तो आपको मैं वो इंग्लिश वाला ही समझा देता हूँ, जो लिखा क्वेश्चन उसी में, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते हैं। ठीक है, संचयी का मतलब भी इसमें से देखो, जो चारों पॉइंट है वो इसी में से, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वहां पे अलग लिखा है, यहाँ पे अलग लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझो ये क्या होता है। संचयी का जो मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ कि इंग्लिश में, मतलब अगर इस वाले क्वेश्चन में होता तो संचयी का मतलब क्या होता। थोड़ा सा 1 सेकंड इंतजार करो आप, मैं आपको बताता हूँ संचयी का मतलब क्या होता है। संचयी किसको संचयी बोलेंगे, कंपनी के प्रकार, शेयर के प्रकार, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। हाँ, जो कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव जो आपको इसमें बेसिकली दिया नहीं गया है। ओके, जो आपका पहला ऑप्शन है ना, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव, उसी को संचयी और बिन संचयी कहते हैं या असंचयी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझो। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा है कि इनमें से, यानी जो 4 हैं, इन चारों में से ऐसा कौन है जिसको अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है। तो चारों का हम मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कि एक निश्चित समय पे, ठीक है, एक निश्चित समय पे हमें इनकी रकम जो है वो वापस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, रकम वापस करनी पड़ती है। ये है रिडीमेबल का प्रकार, यानी रिडीमेबल का मतलब। उसके बाद कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब ये है कि जब चाहे तब ये शेयर में बदल सकते हैं। किसमें, शेयर में। अब बोलोगे सर ये तो खुद अभी शेयर है, तो वो शेयर होता है आपका इक्विटी शेयर। किसमें बदल सकते हैं अपने आप को, इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। उसके बाद तीसरा है पार्टिसिपेटिंग। देखो पार्टिसिपेट, इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करो। पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करने का हिंदी मतलब होता है भाग लेना। क्या होता है, भाग लेना। बोलते हैं ना कि किन किन लोगों ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, यानी भाग लिया है। तो भाग लेने का मतलब ये है कि ये लोग के पास अधिकार है कि ये लोग एक्स्ट्रा चीजों में भाग ले सकते हैं। एक्स्ट्रा चीजों में भाग लेने का मतलब ये है कि अतिरिक्त लाभांश में भाग ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद नॉन कन्वर्टिबल। तो नॉन कन्वर्टिबल का मतलब ये है इनके पास शेयर में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। क्लियर है, इसमें अधिकार है तो इसमें नहीं है। क्लियर है इतना? सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, थोड़ी खांसी आ गई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बोलने लगो तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ओके, चलो फिलहाल आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि डिबेंचर छूट किस खाते में स्थानांतरित और उधार की जानी है। यानी क्वेश्चन में पूछा है कि हमें जो 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन में से हमें देख के ये बताना है इनमें से कौन से खाते में जो डिबेंचर की छूट होती है, जो डिबेंचर पर डिस्काउंट होता है, वो हम ट्रांसफर करते हैं। तो डिबेंचर का डिस्काउंट हम कौन से खाते में लिखते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये होगा लाभ हानि खाते में। क्लियर है? तो कौन से खाते में उधार की जाती है, लाभ हानि खाते में। क्योंकि डिस्काउंट हम कभी भी डिबेंचर खाते में नहीं लिखेंगे, डिबेंचर छूट खाता हम बनाते नहीं है, डिबेंचर प्रीमियम तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, लाभ हानि खाते। क्लियर है?
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देनदारों का गुणोत्तर इंगित करता है डैश 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 और लेनदारों का गुणोत्तर इंगित करता है डैश डैश डैश। इंगित करने का मतलब क्या प्रस्तुत करता है। मैंने कहा ना कि गुजराती से हिंदी कन्वर्ट हुआ है, इस वजह से थोड़े जो वर्ड्स है ना वो बहुत अजीबो गरीब आ गए हैं। ओके, जो मैंने गूगल लेंस का यूज किया है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, गूगल लेंस का यूज करोगे तो थोड़ा सा हिंदी जो है ना कुछ ज्यादा ही शुद्ध आ जाती है। ठीक है, और हम जो ऐसे लोग हैं जो हम अक्सर मिक्स लैंग्वेज में पसंद करते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश भी नहीं इंग्लिश पसंद करते हैं। ओके, तो अब मैं मतलब आपको समझाता जा रहा हूँ, इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी तकलीफ हो रही तो एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि आने वाले समय में कम से कम इस बात का मैं ध्यान रखूंगा और आने वाले समय में कहीं भी इस तरह की कोई गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि देनदार का गुणोत्तर डैश 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 इंगित करता है और लेनदारों का गुणोत्तर क्या इंगित करता है, यानी यही 2 पॉइंट पूछा है कि क्या प्रस्तुत करता है। तो देनदार कौन होता है? देनदार वो इंसान होता है जिससे हम पैसे वसूलने वाले हैं या जो हमें देने वाला है। लेनदार का मतलब क्या होता है कि जो हमसे पैसे लेगा या जिसको हम पैसे देंगे। क्लियर है? क्या कहा मैंने? देनदार का मतलब वो इंसान जो हमको पैसे देगा, ठीक है, और लेनदार का मतलब वो इंसान जो हमसे पैसे लेगा। क्लियर है? तो अभी ध्यान से सुनना, ऑप्शंस में चलते हैं। तो मैं सबसे पहले नीचे से ऑप्शन शुरू करूंगा। ऑप्शन में लिखा है कि उधार की अनुमति प्राप्त। तो पहला पॉइंट है देनदार। क्या देनदार, देनदार अगर हमको पैसे देगा तो हम क्या उससे उधार की अनुमति प्राप्त करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। उसके बाद है दूसरा उधार प्राप्त। तो बिल्कुल नहीं, हम इससे उधार थोड़ी लेते हैं। उसके बाद है उधार की अनुमति दी। राइट, हाँ ये बात सही, हम इसको उधार की अनुमति देते हैं, कहीं ये मुझे सही लग रहा है। लेकिन अगला है लेनदारों का गुणोत्तर। लेनदार का मतलब होता है वो इंसान जिसने हमको पैसे दिए हैं। राइट, तो यहाँ पे फिर से लिखा उधार की अनुमति दी, तो हम उसको थोड़ी उधार की अनुमति देंगे, उल्टा वो हमें उधार की अनुमति देगा। क्लियर है? यानी ये दोनों ही ऑप्शन सेम होने से ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ए। इसी वजह से मैंने कहा नीचे से शुरू करते हैं। राइट, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए, उधार की अनुमति दी। देनदार वाले में ये दिखाता है कि हमने उसे उधार की अनुमति कितना दिया है, और लेनदार में ये दिखाता है कि हमें कितना उधार की अनुमति प्राप्त हुई है। क्लियर है? एक में दी की वैल्यू मिलती है और एक में प्राप्त की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन में बोला है एक कंपनी के पास 90,000 की खरीद, 15,000 का खरीद खर्च, स्टॉक में परिवर्तन 15,000 और 1.5 लाख रुपए की बिक्री है, तो सकल लाभ गुणोत्तर का निर्धारण करें। यानी हमें पूछा है सकल लाभ गुणोत्तर निकाल के बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सकल लाभ का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं वो लिखता हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो सकल लाभ का फॉर्मूला होता है सकल लाभ बटे में बिक्री। ठीक है, तो हमें सकल लाभ हमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन बिक्री हमें कितना दिया है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ये 1.5 लाख, एक जीरो ज्यादा हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया और हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब मेरा क्वेश्चन है क्या हमें सवाल में कहीं सकल लाभ दिया है? तो बिल्कुल नहीं, हमें सवाल में कहीं भी सकल लाभ नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिया गया है खरीद। क्या दिया गया आपको? खरीद। आपको दिया गया खरीद व्यय। राइट, आपको दिया गया स्टॉक में परिवर्तन। आपको ये जानकारियां दी गई हैं। अब क्वेश्चन ये होता सर इन जानकारी को हम यूज क्या करेंगे, तो मैं आपको आगे यहाँ पे समझाता हूँ। सकल लाभ बराबर, सकल लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? सकल लाभ का फॉर्मूला होता है बिक्री माइनस बेचे माल की लागत। ये होता है फॉर्मूला हमारा सकल लाभ का। क्लियर है? हमें सवाल में सकल लाभ ही तो नहीं दिया जिसको हम मान लेते हैं ए, और बिक्री हमें कितना दिया है, 1.5 लाख रुपए दिया। कितना दिया है? 1.5 लाख रुपए दिया है। अब मेरा क्वेश्चन है क्या कहीं हमें बेचे माल की लागत दिया है? तो बिल्कुल नहीं, हमें कहीं भी बेचे माल की लागत नहीं दिया है। पर मुझे ये बात पता है कि बेचे माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेचे माल की लागत का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक स्टॉक। क्या होता है? प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी के खर्च, खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। ध्यान से सुनना, ये होता है हमारा बेचे माल की लागत का फॉर्मूला। क्लियर है? क्या होता है? प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी की खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। तो मेरा क्वेश्चन क्या, ये सारी जानकारी हमें दी है, तो चलो जो जो दी है कम से कम मैं वो लिख देता हूं। तो हमें क्या क्या दिया है? प्रारंभिक स्टॉक नहीं दिया है, पर मुझे खरीदी दिया है। खरीदी कितना दिया? 90,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90,000 रुपए।
ठीक है। उसके बाद प्लस खरीदी के खर्च, तो खर्च कितना दिया है 15,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 15,000 रुपए। पर सवाल में हमें कहीं भी प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक बिल्कुल नहीं दिया गया है। क्या प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक दिया? तो बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा तो चैप्टर नंबर 3 में हम एक जगह पढ़ते हैं स्टॉक में परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं? स्टॉक में परिवर्तन। जो लाभ हानि का फॉर्मेट है उसमें एक आता है फॉर्मेट में स्टॉक में परिवर्तन, और इसका फॉर्मूला जो लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है प्रारंभिक स्टॉक। क्या लिखा रहता है? प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। क्या लिखा रहता है? प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। क्लियर है? ये फॉर्मूला लिखा रहता है। आपको यही याद रखना है कि प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। और एक बात याद रखना कि जब भी आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है। और जब भी आंसर माइनस में आए तो हमें इसको क्या करना है? माइनस करना। पूछोगे ऐसा कैसे? तो देखो, अगर मान लिया प्रारंभिक स्टॉक 100 रुपए है और अंतिम स्टॉक 80 है, आंसर क्या आएगा? 20 रुपए आएगा। 20 रुपए आने का तो प्रारंभिक वाला ज्यादा है, और प्रारंभिक हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करते हैं, इसलिए डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस में आने का मतलब मान लो ये 100 है और 120 है, आंसर आएगा -20, यानी अंतिम स्टॉक ज्यादा है इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं। बात समझे? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक में परिवर्तन 15,000 रुपए, और ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया 90 + 15 - 15। तो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बचेगा 1.5 लाख माइनस 90,000। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। तो 1.5 लाख में से 90,000 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको? 60,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपको? 60,000 रुपए। क्लियर है इतना? अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 90, रुक जा, ये गलत लिख दिया मैंने। ओके, ठीक है, हाँ 60,000 सही था। 60,000 भागे 1.5 लाख गुणे 100 करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 40%। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40%। ये ए और बी थोड़ा नीचे हो गया, इंटरचेंज हो गया है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद रखना है कि आंसर क्या होगा? 40% होगा। और 40% कैसे आए वो मैंने सॉल्यूशन करके आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 में क्या लिखा कि बैंक ओवरड्राफ्ट, चार ऑप्शन दिया गया और हमें पूछा है कि भाई इसमें लिखा है चालू दायित्व है लेकिन वित्तीय प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, चालू दायित्व है लेकिन परिचालन प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, तो चालू दायित्व है लेकिन विनियोग प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, रोकड़ प्रवाह वितरण की प्रवृत्ति नहीं है। ये चार ऑप्शन दिया है। तो इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखा तो उस क्लास को भाई जरूर देख लेना। फिलहाल मैं आपको सीधा आंसर की तरफ लेके चलता हूँ, यानी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसकी तरफ। राइट, तो एक्सप्लेनेशन इसका कहाँ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? शायद क्वेश्चन नंबर 10वां था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, इसलिए हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा और ऊपर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैंने कहा ना क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तीन प्रवृत्ति है, परिचालन, विनियोग और वित्तीय। ठीक है, तो मैं आपको सीधा आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। अगर ये फॉर्मेट को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आपको ये फॉर्मेट पूरा दिखेगा। अगर इस फॉर्मेट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बीओडी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बीओडी लिखा हुआ है। और कौन से वाले में लिखा है? ये वित्तीय प्रवृत्ति में लिखा हुआ है। क्लियर है? कहाँ लिखा गया है? वित्तीय प्रवृत्ति में। जैसा कि आपको पता होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है? चालू दायित्व होता है, लेकिन मैंने कहा लिखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने वित्तीय प्रवृत्ति के नीचे लिखा है। क्यों नीचे लिखा है? क्योंकि बीओडी का मतलब ही होता है पैसा लाना। क्या होता है? टारगेट उसका क्या होता है? पैसा लाना। और जैसा मैंने आपको समझाया था वित्तीय प्रवृत्ति में, मैंने क्या कहा था? कोई भी ऐसा व्यवहार जिसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा लाना या पैसा लेके जाना, यानी व्यवसाय में से या तो पैसा जाए या तो पैसा आए, मेन टारगेट यही हो, तो उसको हम कौन सी प्रवृत्ति में लिखते हैं? वित्तीय प्रवृत्ति में। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखते हैं फिर उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो पहला है चालू दायित्व, ये तो कंफर्म है, यानी ये तीनों ही हमें सही लग रहा है, पर ये वाला किसी भी कारण से सही नहीं है। लेकिन उसमें लिखा है कि चालू दायित्व तो है लेकिन साथ में क्या है? वो वित्तीय प्रवृत्ति है। तो ये है परिचालन, ये कैंसल, ये विनियोग है, ये भी कैंसल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चालू दायित्व और लेकिन वित्तीय प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। यानी 77 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि चालू दायित्व है लेकिन आंसर क्या है हमारा? वित्तीय प्रवृत्ति। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी पीढ़ी में हर साझेदार एक दूसरे साझेदार के लिए क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा
एक दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं। परिभाषा यही कहता है कि सभी लोग मिलकर काम करें या सभी की ओर से कोई एक काम करे। क्यों सभी की ओर से कोई एक? क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि बाजार में व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य, तो ये हमें परिभाषा ही पता है कि प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली संपत्ति अर्थात की ख्याति। क्लियर है, ये ख्याति की परिभाषा में ही ये पॉइंट बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुनर्निर्माण के समय आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई गई काल्पनिक संपत्ति डैश 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 में लिखा जाता है। अब काल्पनिक संपत्ति कहाँ लिखा जाता है, तो इसका भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था, मैं उसी पे लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको अभी तक समझा चुका हूँ। ये रहा, दिख रहा है आपको, ये आर्थिक चिट्ठा। तो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, जो आज हमें पता चला है कि इसको हम काल्पनिक संपत्ति भी कहते हैं। काल्पनिक संपत्ति इंग्लिश में कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ओके, और यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिया, हानि प्रसारित महसूली खर्च या काल्पनिक संपत्ति। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये देखो पूंजी खाता, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है आर्थिक चिट्ठा। क्या लिखा मैंने? आर्थिक चिट्ठा। हालांकि ये विसर्जन से जुड़ा हुआ है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखना। जब भी हम पुनः मूल्यांकन करते हैं या जो भी होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा मेन टारगेट होता है पहले संपत्ति और दायित्व का निपटारा पे। तो जब हम संपत्ति और दायित्व बना लेते हैं, यानी इनका पुनः मूल्यांकन कर लेते हैं, तो ये तो जैसा है वहां चला जाएगा। उसके बाद हमारा पूंजी होता है, तो याद रखना है कि इस पे एंट्री कैसे जाती है? क्रॉस जाती है। कैसे एंट्री जाती है? क्रॉस। क्लियर है, यानी जो भी इधर होगा वो कहा जाएगा? पूंजी के जमा में, और जो भी इधर होगा वो कहा जाएगा? पूंजी के उधार में। अगर आप लोगों ने मेरा जो वीडियो है प्रवेश और निवृत्ति वाले चैप्टर का, अगर उनको आपने ढंग से देखा होगा तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी, क्योंकि मैंने वो 5वें चैप्टर, 6ठे चैप्टर और 7वें में मैंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। शॉर्ट में क्या समझा रहा हूँ कि आर्थिक चिट्ठे के जो भी इस तरफ होता है वो पूंजी के जमा पक्ष में लिखते हैं, और जो भी इस तरफ होता है संपत्ति वाली तरफ होता है उसको हम पूंजी में उधार लिखते हैं। और जो काल्पनिक संपत्ति, संपत्ति वर्ड लिखा ही है ना, तो संपत्ति यानी यहाँ पे हो जाएगा, पर काल्पनिक है, मतलब ऐसी संपत्ति जिसको हम बेच नहीं सकते हैं, और बेच नहीं सकते तो इसको हम क्या कर लेंगे? बंटवारा कर लेंगे। और कहाँ चला जाएगा? संपत्ति वाला है तो पूंजी के उधार तरफ। क्लियर है, संपत्ति है तो कहाँ जाएगा? पूंजी के उधार तरफ। अब चलते हैं और हम देखते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन में क्या दिया गया उसके हिसाब से हमारा आंसर डिसाइड होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि पुनः निर्माण के समय आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई गई काल्पनिक संपत्ति को कहाँ लिखा जाता है, तो हमें ये बात तो पता चल गया कि पूंजी पक्ष में लिखा जाता है। पूंजी पूंजी पक्ष में तो ऑप्शन दो चीजें हमें दिख रही, एक यहाँ पे पूंजी दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो उधार और जमा, अभी मैंने समझा आपको कौन से पक्ष में लिखा जाता है? उधार पक्ष में लिखा जाता है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में। क्लियर है इतना? तो जो मैंने क्लास की बात की यानी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का, उसका जो मैं लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा डिटेल जो पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक, अगर आपको सारे सम्स देखने हैं, रिवाइज करना है फटाफट स्पीड में रिवाइज करना है तो आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन 80 तक, यानी 51 से लेकर 80 तक, यानी टोटल 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, और आने वाली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि सारे कंप्लीट कर दूं। यानी टोटल कितने क्वेश्चन है? 115 क्वेश्चन है, यानी आने वाले क्लास में टोटल हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे? 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, यानी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई तकलीफ है, नहीं समझ में आ रहा है, स्पीड में ज्यादा हो जा रहा है, या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है जो जरूरी नहीं है, तो वो सारी बातें भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कमेंट में लिखना अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आके बता सकते हैं, बट आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जो भी चीजें हैं अच्छी या बुरी, आपका रिव्यू बहुत मायने रखता है। क्लियर है, रिव्यू मायने इसलिए बोल रहा हूँ कि रिव्यू से मैं क्या करूंगा? अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। अच्छा होगा तो और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, अगर रिव्यू आपका बुरा होगा तो मैं अपने आप को पहले सुधारूंगा, यानी थोड़ा ठीक करूंगा, अच्छा तो बाद में करूंगा। क्लियर है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, और एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।